से पैसेज करो निखिल। ठीक है, करते हैं। करो निखिल, पहला दूसरा। कहाँ भाग गया? करो निखिल। कर रहे हैं सर, 2 मिनट। सब लोग बनाने का प्रयास करो अपनी सर। अपनी तरफ से। हाँ बोलो निखिल। इसका तो लग रहा है ये होगा, क्या नाम है पहले वाले का। पहले वाले का ये होगा। हाँ, अच्छा, दूसरे वाले का। दूसरे का देख। चुप रहो, जब पूछोगे तब बताना। इसका या तो ए होगा या तो डी होगा। या तो ए और ए डी क्या होता? चलो बताइए। काजल, पहले दूसरे का बताइए। काजल, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? काजल भाग गया क्या? अनु, अनु तुम करो। अनु। यस सर, कर रही हूँ। सर, इसमें जो परिच्छेद 1 है उसमें सी होगा। सी क्यों होगा ये बताइए। सर, इसमें 4 वाला तो सही है, क्योंकि संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिकाओं के और उसकी तुलना में कृत्रिक सिविल सेवाओं में अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का अभाव। तो ये चीजें मतलब ये तो सही है। सी सही है सर, अभी तो एक्सप्लेन करो। और दूसरे का? दूसरे का 1 मिनट, चलते ही नहीं रहे। दूसरे का ए होगा सर। अच्छा, बी क्यों गलत है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान राज्य में राजनीतिक सर, इसमें जवाबदेही नहीं रह गई है ऐसा लिखा हुआ है, जबकि जवाबदेही तो कार्यपालिका का तो मतलब जवाबदेही का होता है ना। ठीक है, देखो, समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही में राजनीतिक कार्यपालिका एक अवरोधक है। एक अवरोधक याद रखना। देखो कैसे याद रखना, जो ब्यूरोक्रेट होता है ना, जवाबदेह होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के। ठीक है, और राजनीतिक कार्यपालिका जवाबदेह होती है जनता के प्रति। तो अवरोधक की भांति काम कर रहा है ना, डायरेक्ट जनता इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। तो एकदम सही बात है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेह ही नहीं रह गई है। कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना। इधर देखो, देखो दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पर्याप्त भर्ती प्रशिक्षण का ही अभाव। क्या बात करो, लबासना क्यों भेजा जाता है? जैसे दूसरा काटोगे ये गया काम से। अब देखो, पहला ऑटोमेटिक सही हो गया। चौथा पढ़ो।
इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के और उसकी तुलना में बढ़ती सिविल सेवाओं को अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का अभाव है। यही तो मेन बात है कि अपने पास जो संविधान है, अब उसमें संविधान का भी क्लियर चीज बताता है हर चीज़ को। संविधान नहीं बताता भाई आपको क्या करना है, बस उतना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी बात देखो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता 4 स्टेटमेंट ओनली 1 ही आंसर आ रहा है, जब इसमें कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। मैं सर परिभाषित देके काट दिया था उसको। अरे नहीं 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 नहीं, हाँ तो ये बात सही है ना, तो संविधान में तो परिभाषित से ही किया गया, तो वो ऐसे जो उपबंध है उनका तो अभाव है ही ना। आप ये चीज भी तो दिमाग लगाइए। स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं ना। हाँ तो ये गलती की हो ना। ये तो क्या हो गया, कलर का है ये पॉइंट कम करना पड़ेगा, पॉइंट ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा चलो ठीक है। चलो सना कीजिए 3rd और 4th फटाफट करो ये। और जो है और सब लोग भी देखते रहो, मैं पूछूंगा। तीसरे का डी आएगा और चौथे का सी। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन बचा है यहाँ पे? निखिल, अनु, सना, अमित। अमित बताओ, अमित तीसरा चौथा क्या आंसर होगा? हाँ सर, ये तीसरा का तो डी होना चाहिए। और चौथे का बता रहा था। सर इसका सी होगा सर, 4 का सी। अच्छा निखिल, इसका बी भी हो सकता है। केंद्रित हाँ सर, बताइए चौथे का क्या होगा? चौथे का तो समझ नहीं आया सर। चलो देखिए, निम्नलिखित कौन सा एक इस परिच्छेद में अंतर्निहित अनिवार्य संदेश है? ठीक है, सिविल सेवाएं समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है जिसकी वे सेवा कर रही है। क्या बात कर रही हो, इनडायरेक्ट वैसे तो है ही ना। अरे नेगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षित तथा प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व नहीं ले रहे हैं। भाई आप ये चीज़ समझो, ऐसा है नहीं कि शिक्षित एक व्यक्ति भी ले लेगा तो तभी गलत हो जाएगा। नहीं ले रहे हैं तो ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। अरे प्रबुद्ध व्यक्ति क्या होता है, इस टाइप पे याद रखो। इस टाइप पे स्टेटमेंट जो गलत बनाने के लिए बनाता है। संविधान निर्माता ने सिविल सेवा के समक्ष आने वाली समस्या का विचार ही नहीं किया था। सिविल सेवा के जवाबदेही में संवर्धन हेतु तो सुधारों की आवश्यकता और गुंजाइश है। हाँ एकदम पॉजिटिव बात है, रिफॉर्मिस्टिक अप्रोच है। हाँ रिफॉर्म तो है, तभी समस्या ही है। आप जो ध्यान से देखना, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सिविल सेवाओं के आंतरिक जवाबदेही संवर्धन का साधन नहीं है? मतलब जिससे जवाबदेही नहीं बढ़ती। मुझे बताओ, बेहतर कार्य सुरक्षा और रक्षा पाई क्यों नहीं बढ़ेगी इससे? ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, आगे देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निरीक्षण। भाई ये सीवीसी इसीलिए तो काम आता है। अधिशासी निर्णयों का न्यायिक पुनर्वलोकन क्यों नहीं होगा? जैसे आपने मान लो कोई डिसीजन ले लिया है और आपने पैसों का गलत जगह वितरण कर दिया, तो उसका मुझे बताइए क्यों नहीं होगा उसका? ये तुम कैसे गलत कर रहे हो? क्या होता है? अरे अधिशासी निर्णय मतलब आप जब ऑफिसर थे, जब भी आपने कोई डिसीजन लिया था उसका, ये देखो यहाँ पे निर्णय प्रक्रिया में लोगों की बढ़ी हुई सहभागिता द्वारा जवाबदेही खोजना। ये तो सब फालतू की बात हो गई ना। और दूसरी बात, ऐसे भी आंतरिक जवाबदारी इंटरनल मैकेनिज्म होता है, ये तो आउटर मैकेनिज्म है, ये याद रखना। बहुत से आईएएस होते हैं कि जॉब के बाद भी कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, तो वो आएगा ना उसमें। चलो ठीक है, अब आ जाओ रीजनिंग मैथ में। आप लोग करो।
ये तो चलो डायग्राम वायग्राम में आ जाएगा। 2016। छोड़ो ये भी नहीं है। 62 करो। ऐसे तो ये अपनी कर चुके हैं, रहने दो अभी, छोड़ो। कर चुके, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करना है, करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन में पहले भी। ठीक है, ये भी कर चुके हैं अपन। 72, 73। अरे रुको रुको, तो गड़बड़ी हुआ है इसमें। क्वेश्चन कैसे गायब हो रहा है? इतने कम क्वेश्चन से लिए हैं। 16 का है ना सर ये? तो अरे हाँ, वही तो देखो, मैं तभी तो देखो इतना जल्दी कैसे खत्म। वो अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई नहीं है क्वेश्चन। इधर आ जाओ। ये करो, 13 नंबर करो और 14 करो। 13 14 उसी का क्वेश्चन है, करो। तभी तो मैं देखो ऐसे कैसे हो रहा है। चलो करो फटाफट, आज क्वेश्चन बनने चाहिए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं अपन। अरे यूपीएससी पीवाई के 2012-13 में आया था यही सेम क्वेश्चन, याद रखना, 13 नंबर वाला। हो गया दोनों हो गया। हाँ। और किससे हुआ? और किसी से नहीं हुआ? अनु, अमित? सर 13 तो बन गया, बट 14 थोड़ा। अरे 14 तो बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 14 एक बार मेरा गलत हुआ था, इसीलिए मुझे हमेशा याद रहेगा वो। अच्छा, एक बार आप करवाए थे उसको बहुत पहले। बन जाना चाहिए, इतना काहे टाइम लगा रहे? इतना टाइम लगाने लायक ये क्वेश्चन है ही नहीं। देखो 13 नंबर देखो, एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है, फोटोग्राफी, नौका विहार, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक और बागवानी। हर जो दल है हर दूसरे दिन एकत्रित होता है। बागवानी वाले तो वही सेम चीज़ है, एलसीएम आएगा 2। फिर वो बोला इलेक्ट्रॉनिक वाले तीसरे दिन, शतरंज दल वाले चौथे दिन, नौका विहार वाले 5वें दिन। ठीक है, तो और फोटोग्राफी हर जो दल है 6ठे दिन जो है एकत्रित होता है। ठीक है, तो 180 दिनों में सभी 5 दलों का एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित? याद करो, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। यूआई की 2012 या 13 का है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, डायरेक्ट जो है आप चाहो तो भाग भी दे लो। भाग दे लोगे तो कितना, 2 का इसके बाद जाएगा 3, इसका 2, इसके बाद इसके बाद भाग नहीं जाएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 एलसीएम आया। अभी बोले 180 दिन में कितनी बार ये मिलेंगे, तो 60 से डिवाइड कर दो 3 बार। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, और इसमें इतना क्या टाइम लगा रहे थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन मेथड से ही होते हैं। देखो ध्यान देखना, एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल है और कुछ मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही है। ठीक है, ध्यान देखो। अब देखो कुछ फूल है, कुछ उस पर मंडरा रही है, फूल है, मधुमक्खी है और कुछ फूल है। ठीक है, यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। मतलब जैसे ध्यान समझना,
कि मान लो कि 3 थे, मान लो अपन अज्यूम कर रहे हैं, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 3 है। प्रत्येक मधुमक्खी अगर प्रत्येक फूल पे बैठ जाती है तो एक जो मधुमक्खी है जो खाली रह जाती है, मतलब इसका मतलब है फूलों की संख्या से जो है ज़्यादा जो है मधुमक्खी की संख्या है। ध्यान समझना ये चीज़, एक तो ये चीज़ कॉमन सेंस लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक आइडिया लगा लो कि फूलों और मधुमक्खियों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा जस्ट है, तो ये गया काम से, ठीक है। मधुमक्खियों की संख्या फूलों से एक ज़्यादा है, ये भी गया काम से, ठीक है। ये अब देखो ये भी गया काम से, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना था। इस तरीके से लॉजिक लगा सकते थे। देखो आगे देखो, एक और लॉजिक लग रहा है, यहाँ तक तो हो गया। यदि 2 मधुमक्खियाँ प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक फूल छूट जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, अब जैसे मान लो मधुमक्खियाँ 2-2 बैठेगी, तो यहाँ पे अगर 2-2 बैठा दोगे आप तो कोई भी नई मधुमक्खी छूट रही है, तो नए को मतलब सॉरी कोई फूल नहीं छूट रहा है। यहाँ पे तुम बैठा दोगे तो यहाँ पे 2 फूल छूट रहे हैं, अरे बोल रहा है 1 फूल छूट जाता है, तो इस तरीके से भी गलत गया ये, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अगर तुम मान लो 2-2 बैठा दोगे तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे तो उल्टा 3 ही मधुमक्खियाँ है, तो यहाँ पे फिर भी 2 फूल छूट जा रहे हैं, तो तब भी गलत गया, तब भी आंसर ये आ रहा है। सर जो फूल और मधुमक्खी तो पहले फूलों का वो आएगी ना संख्या। अरे तो वही तो मैं करवा रहा हूँ। तो भाई जैसे ये मधुमक्खियाँ है, आपको यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक अगर मधुमक्खी एक फूल पे बैठ जाती है तो एक फूल बाकी रह सॉरी एक मधुमक्खी बाकी रह जाता है ना। अब यहाँ देखो तुम, यहाँ तो 2 मधुमक्खियाँ बाकी रह गई, यहाँ पे बैठा रहे हो तब जो है क्या रह गया, उल्टा एक फूल खाली रह गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तुम बैठाओगे जब एक फूल खाली रह जाता ना कि मधुमक्खी, उस तरीके से आंसर है, दोनों तरीके से आंसर आ रहा है। सर हाँ बोलो। इसका तो आंसर शायद डी है। अरे 9 सी है, कहाँ सो रहे हो आप? अरे मैंने करवा तो दिया, आप आंसर की तरफ क्यों जा रहे हो? आप देखो ना, आप मुझे बताइए इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। अरे सही है, आप गलत जगह से आंसर देख रहे हैं। इसको निकालना नहीं है, बस जूम करना है था। तो ये ऑप्शन मेथड से होगा, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। जी ठीक है चलो आगे बढ़ो। हाँ इधर भी है ना अपना, ये भी ध्यान रखना है। ये तो चलो पैसेज है। ये करो 26 करो 29 करो, पहले ये करो, दोनों करो 26 और 29 करो। 29 तो हो चुका है सर। ठीक है कर लो फिर भी। हो गया सर। दोनों हो गए? ठीक है, और किससे ए वाले मतलब 26 का ए आएगा क्या? देखते हैं अभी। एवरेज का क्वेश्चन है ये, तो ये तो होना चाहिए 26 नंबर, इजी है। 29 नंबर तो अपन पहले भी कर चुके हैं। क्या हुआ, तुम लोग कैसे इन क्वेश्चनों में अटक रहे हो भाई? ये इतने इजी क्वेश्चन है, ये याद रखना है चीज। और किसी से नहीं हुआ ये? बन गया सर। देखो 29 देखो, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितने उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है।
तो x माना और x ही उनकी जो है संख्या है, ध्यान समझना। केवल एक विद्यार्थी 2 रुपये अतिरिक्त देने पर कुल रुपये 443 बनते हैं। 2 रुपये अतिरिक्त देने पर 443 बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर 2 उधर घटा दो, 441 आ गया। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का होता है। खत्म आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, ये लीनियर इक्वेशन का है इसलिए मैंने करवाया इस क्वेश्चन को। अब इधर देखो, एक कक्षा पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ होती है, ठीक है, ध्यान समझना इसको। 11 बजे प्रारंभ होती है और अपराह्न 2:27 बजे समाप्त होती है। अभी ध्यान समझना, 11 से 12 60 मिनट, 12 से 1 60 मिनट, 1 से 2 60 मिनट और 2 से 27 मतलब 27 मिनट। टोटल जोड़ोगे 60 60 120 180 180 200 207 मिनट हो गया, ठीक। अब आगे देखो, इस अंतराल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद जो है छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। अब देखो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से जब ये एक पीरियड खत्म हुआ दूसरा, तो यहाँ पे 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा। यहाँ से यहाँ जाओगे तब 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा और यहाँ से यहाँ जाओगे तब 5 मिनट का, ठीक है। अब 15 मिनट का आप रेस्ट कर दो तो ये 15 मिनट आप घटा दो इसमें से। 15 मिनट आप घटाओगे तो ये 2 आ गया, 10 में से 9 गया तो 8 आ गया और 182 नहीं, कुछ तो गलत हुआ। 10 में से 1 गया, 7 में 5 गया तो 2, 192 आएगा सर। हाँ 10 में से 1 गया तो 9 आएगा ना, हाँ 192 आएगा। अब बोला प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि कितनी है? समान कितने हैं? 4 है ना समान अवधि के पीरियड, तो वही एवरेज वाला 192 में 4 का भाग दे दो। 4 चौका 16, 3 4 अट्ठे 32 आ गया। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था जो तुम लोग इतना टाइम लगा रहे थे? ये एवरेज का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। उठा के फेंक दूंगा जब वो भाई पीरियड क्या होती। तो मुझे बताओ तब बचपन में स्कूल जाते थे नहीं जाते थे? जो स्कूल नहीं जाता था वो नहीं। चलो ये करो, 27 नंबर बहुत अच्छे। और 29 नंबर जो 243 वाला था सर, वो देख लो। क्या हो गया? क्या हो गया? तो 29 नंबर सर जो था ना 243, हाँ जोड़ कर लाने, तो उसका एक बार फिर से जरा देखिए। क्या है जो उसमें, क्या देखना बताओ? मुझे नहीं समझ आया। अरे इधर देखो, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए देता है जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो मैंने माना विद्यार्थियों की संख्या x और वो उतने ही रुपए दे रहे हैं x। फिर ये बोला केवल एक विद्यार्थी है 2 रुपये अतिरिक्त देता है प्लस 2, अरे टोटल रुपए कितने हो जाता है? 443। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी मतलब x का संख्या निकालनी है। तो ये x स्क्वायर हो गया, 2 को उधर माइनस करोगे तो 441 हो गया। 441 किसका रूट होता है? अंडर रूट किसका होता है? वर्गमूल 21 का। खत्म। इसमें क्या है? इसका मतलब मत और मत पढ़ो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो डायरेक्ट। 27 में फिर बता रहा हूँ, जिसको दिक्कत हो रही है ना अभी वो समझ ले रहा, उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। 27 नंबर क्वेश्चन करो फटाफट। एनसीईआरटी में फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लासेस जाके देखो। 27 नंबर क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और मेरा मानना है अगर एग्जाम में आए ना, छोड़ देना, मत करना इतना बड़ा क्वेश्चन। मैंने उस दिन बताया था 2022 वाला भी बताया था, ये भी बता रहा हूँ। जब इतना बड़ा क्वेश्चन देखे तो मत करना एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ ये चीज़। पढ़ने की कोशिश भी मत करना। मैं छोड़ दिया। अरे अभी तो कर लो अभी तो करो भाई, एग्जाम में नहीं करना अभी तो करना है, पर याद रखना ये चीज़, एग्जाम में नहीं करना, नहीं करना। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती फंसाने के लिए, याद रखना ये चीज़। लगे रहते हैं तो और क्या, पर अभी तो करो, परंतु याद रखना एग्जाम में नहीं करना। इतना बड़ा क्वेश्चन देखे पढ़ने में भाई 2 मिनट लग जाएगा। अरे आप ये चीज़ सोचो, एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास ओनली 1.5 मिनट होता है ऐसी सेट में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना।
कल 23 मिनट हो गया। निकाल लिया तुमने? निकाला नहीं, वो मतलब इस तरह किए हैं कि मतलब 1 मिनट वाला जो है वही सबको फेंकेगा। ठीक है, देखो इधर एक क्वेश्चन, मतलब इजी है क्वेश्चन तो, परंतु मेरा माना एग्जाम में मत करना। ठीक है, देखो इधर 4 मित्र ABCD को एक पुल को पार करना है। ठीक है, कोई पुल है उसको पार करना है, ध्यान समझना। पुल को एक समय में अधिक से अधिक 2 व्यक्ति ही पार कर सकते हैं, ये कंडीशन है, याद रखना। रात का समय है तथा उनके पास एक लालटेन है। पुल पार करने वालों को रास्ता ढूंढने के लिए लालटेन ले जानी चाहिए। एक साथ चलने वाले 2 व्यक्तियों को धीमे चलने वाले व्यक्ति की चाल से चलना होगा। ठीक है, पुल पार करने के बाद 2 व्यक्तियों में से ज़्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक बार अपने साथी को पुल पार करवा कर लालटेन सहित वापस लौट आएगा। अंत में लालटेन को अपने मूल स्थान पर रखना है तथा लालटेन वापस रखने वाले व्यक्तियों को लालटेन के बगैर पुल पार करना है। ठीक है, पुल पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय इस प्रकार है। ए जो है 1 मिनट लेता है, बी 2 मिनट, मतलब ये तो बहुत तेज़ भाग रहा है ना। सी जो 7 मिनट लेता है, डी 10 मिनट लेता है। चारों मित्रों द्वारा पुल पार करने के लिए कुल कितना न्यूनतम समय आवश्यक है? न्यूनतम समय पूछा, ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। कम से कम समय लेना तो ध्यान से रखना। मैं पहली बार भेजूंगा ए और डी को। ए के पास 1 मिनट लेता है, ये जो है 10 मिनट लेता है। अब ये जाएगा उधर, ध्यान समझना। तो ये जो है 10 मिनट में मतलब वहाँ पहुँच जाएगा डी, यहाँ डी पहुँच चुका है, ध्यान समझना। परंतु जब वापस से ए आएगा तो 1 मिनट ये और जुड़ जाएगा इसमें, तो +1। ठीक, फिर जो है ए जो है किसको लेके आएगा? सी को लेके आएगा, 7 + 1। ठीक है, फिर ए जो है किसको लेके आएगा? बी को लेके आएगा, तो 2 + 1। ठीक है, और बाद में जो है ए जो लालटेन छोड़ के वापस आएगा, ए जोड़ दो आप, कितना हो गया? 11 8 19 19 3 कितना हुआ? 22 22 1 23। ठीक है, याद रखना ही चीज़। इजी क्वेश्चन है, परंतु मेरा माना एग्जाम में देखो टाइम, एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है। हाँ बोलो। वो लालटेन छोड़ने भी जाएगा क्या वैसे? हाँ तो लिखा तो जाएगा। अरे नहीं जाएगा ना, तभी तो उसका एक लिखेगा ना। यहाँ देखो ना लिखा है, अंत में लालटेन को अपने मूल स्थान पर रखना है तथा लालटेन वापस रखने वाले व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल पार करना है। पुल पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय इस प्रकार है। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पर करो एक बार दोबारा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। करो फटाफट, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, तो फटाफट बन जाना चाहिए। याद रखना इस टाइप के कॉन्सेप्ट में अभी भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो बनना चाहिए। पहले भी करवा चुका हूँ, फिर भी नहीं बन रहा तो समझ लो तुम लोग बेसिक्स बहुत कमज़ोर है। बन गया सर। और किसका बना? मेरा भी हो गया सर। और इसके अलावा सर ना तुमसे नहीं हो रही है क्वेश्चन? बन रहे हैं सर, पर टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? इसमें तो टाइम लग रहा है नहीं, जब पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ। प्रोसेस मैंने कितनी बार बोला, प्रोसेस याद रखो। देखो इधर एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबा है। ठीक है, यदि ये जो है लड़कों की कुल संख्या के 3/4 है। अब जो ध्यान से समझना, कुल लड़के माने मैंने x, तो ये क्या बोला? ये जो लड़के हैं, कुल जो लड़के हैं उनके 3/4 हैं। 3/4 = 18। 3/4 याद रखना, इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ से मैं कुल लड़कों की संख्या निकाल लूँगा आराम से, 4 उधर जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट लो तो x = 24 आ जाएगा। नगीना कहाँ गायब थी आज? ठीक है, देखो x = 24 आ गया। अब देखो, और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या की 2/3। अब ध्यान समझना, कुल छात्र माने जो लड़का लड़की दोनों को मिलाकर, ये जो है जो ये संख्या है टोटल, ये है कितना? 2/3 है टोटल बच्चों का, 24।
तो वही काट लो इसको, 12 12 3 मल्टीप्लाई करोगे 36, तो टोटल आ गए 36 उस कक्षा में विद्यार्थी। 24 जब लड़के हैं तो 12 कितनी हुई लड़कियाँ। अब इस क्वेश्चन में क्या था मुझे बताओ, ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ। चलो आ जाओ इधर, ये करो 32 करो। इस टाइप क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अभी, तो करना चाहिए। करो फटाफट बनाओ इसको 32 को। हाँ वैसे हो गया? और किससे हुआ? यस सर। अरे बताया करो। और किसी से नहीं हुआ? निखिल, नागीना, अमित? कर रहा है सर। अरे ये क्वेश्चन आते हैं अभी भी, याद रखना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये आने चाहिए क्वेश्चन। जी बनेगा सर। देखो उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वही याद करो। उसी टाइप के सेम टाइप क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों में 100% जो इन्फॉर्मेशन है उसी से आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 100% इन्फॉर्मेशन अपने पास क्या है, बी जो है सी से बड़ा है, बस याद रखना यही 100% इन्फॉर्मेशन है। तो इसी के द्वारा जो है अपना आंसर आएगा। देखो यहाँ क्या बोला है, या तो ए और बी ए की बराबर आयु के है, या ए जो है बी से बड़ा है। तो ये समझ में, ये इक्वल वाला और ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। अब आगे देखो, या तो सी और डी ए की बराबर आयु के, या जो है डी जो है सी से बड़ा है। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे एक अलग से बनेगा, क्या तो डी और सी ए की आयु के हैं, या जो है डी जो है सी से बड़ा है। अब अपन ध्यान समझना, इनके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है, परंतु इतना अपने को जरूर कंफर्म हो गया है। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, ए जो है बी से बड़ा है, नो, इसके बारे में कुछ भी नहीं कंफर्म कह सकते, खुद ही बोला, क्या तो ए जो क्या तो बी बराबर भी हो सकते हैं या बड़ा भी हो सकता है। ए जो है गया काम से ये। बी और डी बराबर, बी और डी ए की बराबर आयु के मापा, मुझे बता ऐसा कुछ है? ऐसा अपनी तरफ से अज्यूम मत कर लेना जब कुछ दिया ही नहीं है उसके बारे में। ये भी गया, ठीक है। डी जो है सी से बड़ा है, मैंने कितनी बार बोला है, इनके बारे में तो अपने को 100% पता ही नहीं है। बस आंसर क्या बचा अब? हाँ यहाँ देखो, अगर सी से बड़ा बी है, अगर तो ध्यान समझना, अगर देखो दो कंडीशन होगी, जब देखो ए जो बराबर बी के होगा तब भी जो सी से बड़ा होगा, और जब ए जो है ग्रेटर देन होगा, बी से बड़ा है तो वो तो सी से भी तो बड़ा होगा। एकदम सही बात है, याद रखना ये चीज़। ये अभी भी जो क्वेश्चन आते हैं ना इस टाइप के आते हैं अभी भी, ठीक है। इसमें रहने दो, अभी इसमें कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं है। 47 40, ये पता नहीं इसमें पेपर किस तरीके से बनाया गया। चलो इधर 48 49 करने की ज़रूरत नहीं है, 50 करो, 50 करो, और उसके अलावा हाँ 50 और 51 करो फटाफट, 50 और 51 करो। दो 2023 में आया यही सेम क्वेश्चन, मैंने उधर भी करवाया था जब 2023 में, यही चीज़। 51 भी आपको 2024 में मिलेगा, 2024 में आए हुए हैं क्वेश्चन है ये। और ये 53 भी करो, ठीक है, ये भी करो, नॉर्मल क्वेश्चन है।
तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, संडे को जो टेस्ट होता है वो दिया करो। अनु ना तो तुम मुझे कभी टेस्ट का स्कोर बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा। टेस्ट दिया करो संडे को। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, नहीं पछताओगे फिर बाद में। जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताओगे आप लोग। संडे टेस्ट दो, उससे आपका प्रैक्टिस पता चलता है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है वो पता लगती है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सर इस बार तो रेगुलर दूंगी। आपने अभी एक भी टेस्ट मेरे को सबमिट नहीं किया, याद रखिए ये बात। जी सर, फर्स्ट वाला तो मैं दी थी बट सबमिट नहीं कर पाई, सेकंड वाला तो मैं नहीं दे पाई थी। आगे से ध्यान दीजिए, ऐसे लापरवाही काम नहीं चलेगा। और अमित महाशय तुम तो अलग ही दुनिया में रहते हो, तुमने भी एक भी टेस्ट सबमिट नहीं किया अमित। सर इस संडे से सर मैं करूँगा। देखता हूँ आपके पास सूरज किधर से उगता है। अमित दे लो, तुम पछताओगे। मैं अब सही बताऊँ, तुम अगर यहाँ होते मैं भाई सही बताऊँ तुम्हें तो डंडे से मारता मैं। तुम जिस तरीके गलतियाँ करते हो ना, सुधर जाओ अभी भी, जीवन में कुछ बनना है तो। लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, वो हाल है तुम्हारा। मुझे अब की बात 10 रिजल्ट निकालना ही है यूनिटी आईएएस से, यार निकलेगा मुझे पता है, परंतु वही है कि लापरवाही करोगे तो आप लोग रेस से बाहर हो जाओगे, ये चीज़ याद रखना। और अब क्या रिजल्ट निकलेगा यूनिटी आई से, अच्छा खासा रिजल्ट निकलने वाला है। बस वही है कि तुम्हारा नाम होगा नहीं होगा उसमें वो चीज़ है, क्योंकि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब की बार जो मैंने पिछली बार है उससे पिछली बार मैं ऐसे भी नहीं करवा रहा था, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ अब की बार करने का। अब की बार मैंने बहुत चीज़ें इम्प्रूव की है और अब की बार रिजल्ट निकलेगा। अरे हुआ है नहीं कि तीनों क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ, उसके बावजूद भी नगीना नहीं हुए तीनों क्वेश्चन। हो गए सर, हो गए। निखिल 51 वाले क्वेश्चन में हमेशा मुझे डाउट हो जाता है। तो वो जो ना दृष्टि वाली जो बुक भेजा हो ना, उसके चैप्टर लगाओ, एज वाला जाके उठा के फेंक दोगे। तुम लापरवाही कर रहे हो, ये प्रैक्टिस की कमी है ये। सही कह रहा है सर। चलो देखो इधर, एक खेत जो है आयतकार आकृति में है। आयतकार तो याद करो, लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई समान होती है, ठीक है। तो जहाँ लंबाई है मान लो कि x1 है और जो चौड़ाई है वो x2 है, ठीक है। ठीक है, ये वेरिएबल है, बढ़ते घटते रहते हैं। तो x1 प्लस x2 का जो वैल्यू है 40 मीटर है। तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस एक मान से अधिक नहीं होगा। याद करो 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और अपन ने क्या निष्कर्ष पे पूछे थे कि जो इक्वल जो मान होते हैं वहाँ पे जो है मैक्सिमम मान जाता है। आंसर यही है, ये करवा चुका हूँ पहले भी, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब वो मुझे इतना डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं, मैं करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को ऑलरेडी, ठीक है। अभी देखो, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, एज का क्वेश्चन है, और मैंने बोला भी था कि लीनियर इक्वेशन का ही पार्ट बनता है, ठीक है। अब ध्यान से समझ रहे। पहले बात क्या पूछा अपने को, शिशु की आयु क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना। 5 सदस्य वाले परिवार में जो 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। मतलब आज से प्रेजेंट आयु से ये 3 साल पहले के बता रहा है, और सभी के आयु का योग जो है 80 वर्ष था। तो याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक, ध्यान से समझना। इनके सभी की आयु जो है 80 है, ठीक है। अब आगे बोला है इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी, ठीक है। आयु का योग है 80, तो अगर औसत आयु निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। वही चीज़ है।
अब क्या बोला, 3 वर्ष पर जो औसत आई थी आज भी वही औसत वही है, क्योंकि अंतःस्थित अवधि में परिवार में एक शिशु का वृद्धि हुई है। अब ध्यान से समझना। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे जो जो भी आएगा एवरेज वही इनकी जो है आज जो है, मतलब प्रेजेंट जो एज है, प्रेजेंट जो एज है वही सेम है, मतलब औसत एज इनकी सेम है। तो औसत एज आप यहाँ निकालोगे तो ये 80/3 ही आएगी जो भी है, परंतु अब जो है इधर अपन बराबर निकालेंगे, ठीक है, ध्यान समझना। तो देखो सबकी एज जो है इनकी 3 एज बढ़ेगी तो इनका टोटल कितना बढ़ जाएगा, 15 बढ़ा तो ये कितना हो गया, 95 हो गया। ध्यान से समझना ये चीज़। प्लस जो अब नया जो बच्चा जन्म लिया है उसके अपन मान लेते हैं एक्स एज थी, ठीक है, परंतु ध्यान से समझना ये चीज़। रुको 1 मिनट, यहाँ पे एवरेज अपन 5 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे, संख्या जो है जितना परिवार सदस्य उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब बच्चों की संख्या, एक बच्चा बढ़ भी गया है और अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है। कर लो, अब मल्टीप्लाई करो इधर, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है आज, ठीक है। देखो इधर 80/5 × 6, ठीक है, तो ये कर लो आप, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5 और 3, 5 छक्का 30, ठीक है, 16 × 4, 16 छक्के 96, 96 आया, 96 से इधर माइनस करो 95, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब मुझे बताओ निकले इसमें क्या दिक्कत था। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बस गलती वही कर रहे हो तुम। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, समझ में आया। किस किस का क्वेश्चन गलत हुआ, ये सबका गलत हुआ होगा, गलत हुआ इसमें मैंने ना ये 3×15 वाला ऐड ही नहीं किया था। अब बस वही तो, अब यही तो है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसी तरीके से करोगे। 53 क्वेश्चन बताओ, ये कितनों का सही हुआ। 63 मेरा 9 आया है। मेरा भी सही है, 9 आया है एवरेज सर 51 फिर से बता दीजिएगा बस। देखो इधर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो 5 सदस्य वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व, मतलब आज की जो प्रेजेंट आयु उसके 3 वर्ष पूर्व बता रहा है कि उनकी आयु का योग 80 वर्ष था। मतलब x1 x2 + x3 + x4 + x5 का बराबर एज इनकी कितनी है, टोटल 80 है, ठीक है, ध्यान समझना। अब आगे क्या बोल रहा है, इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी, औसत आयु निकालेंगे तो आप याद करो औसत कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाई जितने परसेंट है उनका, ठीक है, तो 80/5 आ गया, ठीक है। अब बराबर, अब ये क्या बोल रहा है, औसत आयु थी आज भी वही है, तो ये औसत आयु इसके बराबर, दोनों को औसत आयु बराबर होगी, परंतु बोल रहा है कि अंतःस्थित अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई है। अब मतलब टोटल मेंबर कितने हो गए, 6। अब एवरेज जो निकालोगे सेम आ रहा है। अब देखो ध्यान समझना, इनकी जब 3 साल बाद में, 3 साल, ये 3 साल पहले की आयु है, तो सबके 3-3 साल तो बढ़ेगी ना, तो 3 साल बढ़ेगी, एक की तो 5 की कितनी बढ़ेगी, 15 जो है 80 में जोड़ दो, कितना हो गया 95 प्लस जो है बच्चा जो है उसकी तो एज पूछ रहा है कितने एज आएगी। अब देखो ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 × 6 बराबर 95 + x, ये 16 6 का 96 होगा, 96 से 95 घटा दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अब ये देखो 53 क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है, ठीक है, कोई भी सीढ़ी का पहला पायदान है, ठीक है, ये जो भी सीढ़ी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े। अब स्वाभाविक बात है कि बीच वाली पायदान पर पहुंचने के लिए 4 चढ़ने और पड़े, ठीक है, तो स्वाभाविक की बात है 4 + 1, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है ये बीच वाला है तो स्वाभाविक सी बात है 4 इधर रहेंगे, अरे मतलब देखो 1 इधर, 4 के इधर, 4 इधर रहेंगे, तभी तो बीच वाली में पहुंचा ना वो 4 जोड़ने पर, तो स्वाभाविक बात है टोटल कितने होंगे 9। अब दूसरी बात मुझे बताओ, कभी भी एक चीज़ याद रखना, सम संख्या के बीच में कभी आएगा, सम संख्या के बीच में कोई आता ही नहीं है ऐसे विषम संख्या आंसर होगी, ये भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। सर एवरेज आएगा, अरे मतलब कॉमन सेंस लगाओ ना, इसमें एवरेज क्या है, ठीक है। स्वाभाविक बात है, अब देखो ये बोला कि 4 पायदान चढ़ने पर 1 + 4 करो, तो 5वें पायदान पर वो मिडिल पॉइंट है उसका, तो मिडिल पॉइंट के स्वाभाविक बात है 4 जब इधर है तो 4 इधर भी होंगे, तो 5 4 कितना हुआ 9, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गलती मत करना भाई। चलो इधर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये तो पैसेज आ गया 66, इधर देखो 60, ये देखो ये दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बोलो। कह रहे अगर ये मतलब खत्म हो जाएगा टॉपिक वाइज तो फिर से स्टार्टिंग से कराएंगे पूरा। अरे नहीं, अपन कर तो चुके हैं, वो ऑलरेडी आपके पास वीडियो तो है ही, यही करते रहना है क्या तो क्या करोगे उसका, क्लासेज वो तो है ही ना उसका। मैं 2024 करवा दूंगा, 2024 करवाऊंगा, ठीक है, 2024 का अलग से भी करेंगे उसका। और वो मैं क्या बोला तो था, PYQ करवाऊंगा 1995 से लेकर 2010 तक करेंगे, तो उस टाइम प्रैक्टिस हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
ठीक है, ये 62 63 कर चुके हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बार बार करने की। ठीक है, आगे बढ़ो। 64, ये इधर देखो 69 70 65 किधर गया, ये तो चक्कर पड़ रहा है। 63 64 68, अच्छा अब ये बराबर आ गया। ठीक है, इसमें तुम लोग करो, ये कर चुके हैं 72 कर चुके हैं, 73 करने की ज़रूरत नहीं है। रैंक वैंक वाला आगे करेंगे अपन। ठीक है, 74, ये रुक जा, 75 अलग चीज़ है, ये भी 76 अलग है। 78 कर चुके हैं अपन, 79 80। ये करो, ये एवरेज का क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन करो, एवरेज का क्वेश्चन है वो। मैं पहले भी करवा चुका, पर ये एवरेज के क्वेश्चन है, याद रखना है, उस तरीके से करो, दिमाग लगाओगे बन जाएगा फट से। अरे इतना टाइम कैसे लगाते हो, बहुत स्पीड कम है तुम लोगों की, इसलिए मैं फिर बारह बताऊँ, संडे को टेस्ट दिया करो, पता ही नहीं लगेगा तुम लोगों को, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा तो ऐसे तो एग्जाम में। किसी से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, जब बता दिए एवरेज के क्वेश्चन है तब भी बन गया सर। और निखिल, सना, अमित, नगीना, बना क्या रहोगे, सोते रहोगे एग्जाम में, इतना टाइम का था ही नहीं क्वेश्चन, ये बता दीजिए जब एवरेज का क्वेश्चन है। निखिल कितना आंसर आ रहा है सर? इस सब जोड़ने 34 से रहा है क्या? मुझे डाउट हो गया था कि तुम पक्का गलत बता रहे हो। अनु तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 12,000। और किसका कितना आ रहा है? 12,000 ही आ रहा है मेरा भी। भाई 12,000 आएगा? और निखिल उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, ये इतना इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम। देखो 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 रुपये प्रति मास है, तो इसका मतलब देखो ये एवरेज आय दिया है, तो मैंने कितनी बार बोला एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर टोटल उनकी जो इनकम है, ठीक है, बराबर जितनी संख्या है, तो 5 व्यक्ति है, ये बोला एवरेज है 10,000, तो टोटल इनकम इनकी कितनी, टोटल फैमिली इनकम कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति के आय में 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ यहाँ नोटिस करना कि ये प्रति मास है, ध्यान से समझना। अब एक तरीका है कि इसमें जो है 12 से डिवाइड कर लो, आप 12 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा उसका, 10,000 रुपये प्रति मास आ जाएगा। ठीक है, अगर उस तरीके से भी कर लोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना ये चीज़, अब ये प्रति वर्ष की पूछा है तो वर्ष की, तो मेरा माना इसको वर्ष का कर लो, तो इसको वर्ष का करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इनका 12 का वो आ जाएगा। उससे सर उससे अच्छा तो 10,000 ऐड कर देंगे डायरेक्ट। हाँ वो भी 60,000 उससे भी आ जाएगा, 60,000 आया, 60,000 आएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो तब भी आ जाएगा। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में क्या था मेरे समझ में नहीं आ रहा, जो तुम लोग गलती कर रहे हो, बस थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन है ध्यान से पढ़ा करो बस। ये प्रति मास है, ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष को प्रति मास में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 डिवाइड करोगे 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ गए, पहले कितने थे 50,000, अब कितनी इनकम होगी इनकी 60,000, 60,000 होगी, तब एवरेज इनकम कितनी आएगी 12।
निखिल तुम्हें उठा के फेंक दूंगा तुम। निखिल तुम कुछ तो कुछ गलती कर, कुछ ना कुछ लापरवाही कर रहे हो तुम। ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन तो आ जाते हैं अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं जो भी तुम नहीं कर पाते। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, और थोड़ा प्रैक्टिस करो तुम। हो जाते हैं। मैं वो सॉल्यूशन बुक भेज चुका हूँ, वो करो, समझो कोई चीज़, उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है। 2017 का। कहाँ पे है सर वो? टेलीग्राम? हाँ टेलीग्राम पे भेजा हूँ मैं, ऐसे भेज दूंगा, उसमें क्या है। पीवाई के उसमें है, मैं भी वहीं से करूँगा। चलो नगीना का टेस्ट लिया जाए। नगीना ये सेकंड क्वेश्चन कीजिए, क्या आंसर आएगा नगीना? बता रही सर। ए होगा सर। शाबाश। इसका बताओ। इसका भी फट से आंसर आएगा, जब तुमने उसका दे दिया तो इसका क्यों नहीं आ रहा? इसका भी फट से आएगा। सी होगा सर। हाँ सी। सही है। चलो आ जाओ। अब मतलब समझ रहे हो, देखो ये है फ़ायदा, पीवाई की क्लास करोगे तो इस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वैसे पढ़ने की। आंसर आते हुए दिखेंगे, पर वही है, उस लॉजिक से सोचना पड़ेगा तब जाके आंसर आता है, ऐसे नहीं आता है, एक दिन में नहीं आएगा ये। ऐसे पूछ लिया करो। चलो एक बार 11 क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 11 करो, 11 नंबर 11 करो और 14 करो, फटाफट करो ये। लॉजिक है इस क्वेश्चन और कुछ ही नहीं है, और ये मत समझ लेना कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। छोटी कहाँ? छोटी तुमसे नहीं बन रहेगा आज क्वेश्चन, तुम काहे चुप बैठी हो आज? छोटी लगा रहे सर 11 नंबर का 22 आया क्या आंसर? ठीक है 14 करो। आंसर मत बोला करो, ये बता दिया करो कि हो गया नहीं हुआ। कंफ्यूजन होता है तो बोल देते हैं, और लोगों को फिर डाउट में चले जाते हैं ना वो लोग। अपना दिमाग बंद हो जाता है फिर। तो इतना क्या टाइम लगा रहे हो? हो गया सर। दोनों हो गया? हो गया। और किसका हुआ? बन गया सर। अरे बनने चाहिए क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं है। देखो 14 नंबर देखो तब तक। ए और बी की आई का योग सी और डी की सम्मिलित आई से अधिक है। ठीक है, मतलब ये बोला ए प्लस बी का सी प्लस डी की सम्मिलित आई से अधिक है। सर्वाधिक आय किसके प्राप्त होती है, इससे कुछ पता लगेगा ना। ए और सी की आय का योग जो बी डी की आय के सम्मिलित योग के बराबर है। ए प्लस सी जब करते हो बराबर है बी प्लस डी के, यहाँ से भी अपने कुछ पता लगेगा ना। इसके अतिरिक्त जो है ए की आय जो है
बी और डी की सम्मिलित आई से आधी है, मतलब ए बराबर जो है बी प्लस डी की सम्मिलित आई से आधी है। ठीक है, सर्वाधिक आई किसकी है? अब ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 3 इक्वेशन बना है अपना। ठीक है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान देखना, यहाँ पे b प्लस डी है, b प्लस डी बराबर a प्लस सी है, तो a प्लस सी रख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो a बराबर जो है a प्लस सी बराबर 2 रखोगे आप, तो यहाँ पे देखो 2a गया, 2a गया तो a प्लस सी। ठीक है, अभी लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, याद रखना है चीज़। 2a माइनस a करोगे तो बराबर c आ जाएगा। तो a और c की वैल्यू जो है क्या आ गई? सेम आ गई है। ठीक है, a और c की वैल्यू जब सेम आ गई है तो अब a बराबर जो है, मतलब यहाँ पे c बराबर कर दो, तो ये a बराबर c कर दो। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, हाँ यहाँ पे रखो आप, a की जगह c रखोगे तो c माइनस सी करोगे तो ये जो b ग्रेटर देन d आ जाएगा। b की जो वैल्यू है d से बड़ी है। ठीक है, तो ये इसका तो पता लग गया कि अपने को b की वैल्यू सबसे सर्वाधिक आई किसकी अधिक है? b की वैल्यू तो d से ज़्यादा है और a और c की तो बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है ये तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती। मैंने याद करो इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। तो यहाँ से a और c तो आंसर आएगा नहीं, और b और d में से किसकी ज़्यादा है? b की। आंसर आ गया। समझ में आया? हाँ, मैंने भी सर इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था, ऐसे इक्वेशन बना के पता चल रहा है कि b की ज़्यादा है, a और c इक्वल है, तो फिर b आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। और मैंने एक क्वेश्चन कितनी बार अपन क्वेश्चन, हाँ एक बार और देखो, तो ध्यान से देखना, ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। देखो a प्लस बी की आई का योग c और d की सम्मिलित आई से अधिक है, तो a प्लस बी बराबर जो है c प्लस d है। ठीक है, पहली चीज़ ये अपने यहाँ बता रहा है। a और c की आई का योग b और d की सम्मिलित आई के बराबर है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन गया a प्लस सी बराबर b प्लस डी। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से कोई पता नहीं लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, नो, याद रखना इनसे। तीसरी चीज़, इसके अतीत a की आई जो है b और d की सम्मिलित आई से आधी है, a और b प्लस डी की आई की आधी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे b प्लस डी बराबर क्या है? a प्लस सी, तो मैं यहाँ पे a प्लस सी रख सकता हूँ। तो जब a प्लस सी रख सकता हूँ तो यहाँ पे मैं रख दूंगा। ठीक है, इसको देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2a बराबर a प्लस सी। अब ये उधर लेके जाओगे माइनस है, a माइनस होगा तो कितना? यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2a में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा? a बच जाएगा। ठीक है, तो a बराबर c हो गए। अब a बराबर c हो गए तो समझ बात है, इन दोनों की तो आई सबसे सर्वाधिक तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो गया अपना काम से आंसर। ठीक, अब ध्यान से समझना, चाहो तो इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, कहीं पे भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो a बराबर c रखूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये 2c बराबर b प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो नहीं आएगा, अभी इस इक्वेशन में रखो, यहाँ पे जो है a बराबर c रख दो। ठीक है, यहाँ पे c रखोगे तो c प्लस बी बराबर c प्लस डी। अभी c इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, c माइनस सी करोगे तो। ठीक है, तो इससे क्या निकला यहाँ से? b जो है ग्रेटर देन d है, तो सबसे ज़्यादा b की वैल्यू तो होगी। यार याद करो, मैंने जब बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन, एक 2023 में भी आया था, एक पहले भी किए थे, जिसमें 2 वैल्यू सेम आ जाती है, यार उसमें यही पूछा सबसे सर्वाधिक क्या है। 2 वैल्यू सेम आ जाए तो उसका तो कभी वो तो कभी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों का अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। चलो अब ये देखो, ये बहुत मतलब आपको कॉमन सेंस सोचना है, ऐसा क्वेश्चन है ये। यदि कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने जाते हैं, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब देखो मोस्टली अपन ये मानते हैं कि भाई 4 वीक जरूर होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। कोई सा मंथ होता है ना, उसमें 4 वीक होते हैं, मतलब 4 संडे जरूर आते हैं। जब 4 संडे की छुट्टी पड़ रही है, अरे बोल रहा है कि दूसरा और चौथा जो शनिवार उसकी छुट्टी पड़ रही है, मतलब 6 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ये पूल अब क्वेश्चन बोला न्यूनतम, अगर मैक्सिमम सोचता तो अपन अलग सोचते, तो अपन सोचेंगे महीने में सबसे न्यूनतम दिन कब होते हैं? फरवरी का 28 में, याद रखना। तो 28 में से 6 घटा दो, 22 आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर ये मैक्सिमम पूछता तो याद रखना, मैक्सिमम के लिए अपन क्या करते? 31 माइनस 6 करते, ये चीज़ याद रखना। तो 25 आंसर। सर मेरा 23 आ रहा था, मैंने ये वाली लाइन फोकस की कि किसी भी वर्ष के किसी भी मास में, हाँ, तो मैंने 30 मान के किया।
नहीं नहीं, आप यही तो सोचो ना, किसी बार तो सबसे मिनिमम डेज कौन सा होता है, 28 दिन, जब फरवरी है तब बस उस पर जैसे माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना वो। इस क्वेश्चनों की थोड़ा प्रैक्टिस करो अभी से ही, तो वो हो जाएगा। सर जैसे 28 दिन है तो हाँ सर हाँ 28 दिन है तो 4 मतलब 4 मान लो सोमवार से शुरू होता है तो 4 सोमवार पड़ेंगे। हाँ, अरे 4 संडे सोचो ना। हाँ 4 चलो संडे पड़ेंगे, और अगर 30 का है तो 5 होंगे ना, मतलब 2 वीक के 2 दिन में 5। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन जाएगी, पॉसिबिलिटी बनेगी ना उसमें तो। और अगर वो फिक्स दे दिया कि अगर दूसरे उसको हफ्ते को ये दिन वो है, तो फिर श्योर बन जाएगा, वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, वो केस का अलग, इसलिए मिनिमम पूछा ना उसने आंसर, मैक्सिमम तो फिर बहुत आंसर हो जाएगा, इसे याद रख लेना। ठीक है, ये करो 19 नंबर करो, 16 नंबर अपन क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, 16 नंबर रहने दो, 16 कर चुके हैं अपन, 19 करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस डालो, धीरे धीरे आपको तभी बना पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। करो, 2024 में भी आया था, याद करो इसी टाइप के क्वेश्चन, बस इसमें इन्होंने रिलेशनशिप से पूछ लिया। और इसका है 16 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, याद करो। हो गया सर, हो गया। और 2024 में भी आया इस टाइप का क्वेश्चन, याद रखना। 2023 में भी आए हैं, अभी भी आते हैं, अरे आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ 2025 में भी। देखो, कभी याद रखना कि डायरेक्ट है ना एग्जाम में, बस यहाँ करो और यहाँ जो देख रहा है उसको अप्लाई करो, P + R। ठीक है, तो ये P + R का मतलब क्या है, जो P जो है R का पुत्र हो गया, P जो है R का पुत्र है, ध्यान समझना, P जो है R का पुत्र है, तो P मतलब पॉजिटिव, R का पुत्र है, तो ये भाई माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, अपने को कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते अपन। ठीक है, आगे क्या है, R - Q, R माइनस क्या है, R जो है, R देखो ध्यान समझना, यहाँ पे लिखो R जो है क्यों की पत्नी है, R जो है क्यों की पत्नी है। ठीक है, तो सबाई सी बात, आप देखो यहाँ देखेंगे, Q जो है, Q P का पुत्र है, अरे गलत, Q शैली है, Q का P जो है Q का पुत्र है। ठीक है, ये चीज़ रखना, Q जो है P की पत्नी है, गलत, Q जो है P के पिता है, हाँ एकदम सही बात है, आंसर आगे, ये चीज़ याद रखना। और आजकल यूपीएससी एज वाले वो बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे, इसी टाइप से पूछेगी, याद रखना। इसे डिकोडिंग बोलते हैं, इसको कोडिंग डिकोडिंग। करो 28 नंबर क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन है, करो फटाफट। आज छोटी तुम क्यों शांत पड़ी हो, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? आज शांत देख रही हो तुम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा फीवर है बस। हाँ वो तभी लग रहा है एनर्जी डल है, डॉक्टर ही बीमार हो गया है सोचो, ले लिए टैबलेट, उतर जाएगा शाम तक। हो गया, नेचर के आगे सब। और बताओ, और फटाफट बनाओ भाई। निखिल, अनु, अमित कहाँ गायब हो गया? अमित गायब हो गया वो पक्का। मैं हूँ सर, लेकिन मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ सर। और कुछ क्या कर रहे हो तुम क्लास के अलावा? अरे क्या कर रहे हो सना, ये क्या कर रहे हो? निखिल हाँ तो बता दो ना भाई, बना है नहीं बना, ये बताओ।
अब उठा के फेंक दूंगा, तुमसे क्यों नहीं बना इतना एवरेज का क्वेश्चन है। मान लीजिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 kg है, तो मैंने कितनी बार बता, टोटल वजन कितना हो जाएगा 450। ये 9 व्यक्तियों का वजन आ गया। अच्छा ऐसे करना है क्या? और प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 है, तो 45 × 5 को करो, 5 25, 2 5 को 20, 2 22, 225। फिर आपकी जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन है 55 kg है, 55 kg 5 25, 2 27, 275 आ गया। अब देखो ध्यान से समझना कि ये देखो जैसे x1 + x2 ऐसे लिखना पड़ेगा, तब होगा इक्वेशन x3 + x4 + x5 डैश करके, मतलब x9 तक जाएगा। ठीक है, इनका टोटल कितना आ रहा है 450। फिर ये बोल रहा है कि x1 से लेके x5 तक, ध्यान समझना, x1 से लेके x5 तक उनका कितना है 225। फिर आखिरी के जो 5 है, आखिरी के 5 फिर वही होंगे ना, x5 से लेके x9। अरे उठा के फेंक दो, x5 से होंगे। अच्छा हाँ ठीक है। ये कितना आ रहा है 275 आ रहा है। अब देखो ध्यान समझना, ये देखो 5 जो है 2 बार ऐड हो गया। अब इसका निकालना है। अब इसका निकालने का तरीका क्या है, आप इसको स्वाभाविक सी बात है, इसको 2 बार जोड़ोगे या उस तरीके से भी कर सकते हो, या इनको जो टोटल जोड़ दो, आप टोटल जोड़ोगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है कुछ ज़्यादा आएगा, जो ज़्यादा आएगा वो x5 की वैल्यू है। अब इसको जोड़ दो, 5 5 10, ये कितना हो गया 7 3 10, 80 लगे 1, ये कितना हो गया 2 2 4 5, 5 ज़्यादा हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है ये x5 जो है 2 बार जुड़ा है ना, तो ये 2 बार इसमें से घटा दो, तो x5 की वैल्यू कितना आ जाएगा 50। आंसर हो गया। 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा 50। उठा के फेंक दूँ, आता था तो फिर बनता क्यों नहीं है। आंसर भी पता था सर पर नहीं हुआ, मैंने ये तो गलत बात है ना। चलो आगे देखो, मैंने तो प्रोसेस सीखना है। तो 35 नंबर अपन कर चुके हैं। ठीक है सर, ऑडियो में सी सेट टफ आता है क्या? ऐसा कुछ टी शर्ट नहीं काम करोगे तो सी शर्ट टफ ही लगेगा। 40 नंबर करो और ये करो 36 करो, ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। 36 और 40 करो। नहीं, इस पर 35 भी करना है, रुको 1 मिनट, पहले 35 और 36 करो, 35 और 36 करो पहले, ये एवरेज का ही क्वेश्चन है। 35 करो पहले। याद हुआ मैंने ट्रिक बताया था इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए, उस वो लगेगी। मध्य निकालेंगे तो फिर उसको निकालेंगे। क्या हो गया, कहाँ अटक गए तुम लोग? इसके तो मैंने जब नोट्स पढ़वाया था तब ट्रिक बताया भी था इसका कैसे निकालना है। सर एक कंफ्यूजन है, डांटना मत पर पूछ लेती हूँ। पूछिए सर।
रहने तो अभी करो क्वेश्चन, दिमाग लगाओ अपना। अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो अगर मैं विषम को संख्या को समझ लूं तो फिर आएगा 51, लेकिन अगर मैं विषम को वो समझ लूं तो 47 आएगा। अच्छे करो करो क्वेश्चन। हो गया सर ये तो। 36 भी करना है। क्या हुआ बनाने निखिल नगीना अनु क्या कर रहे हो? अरे बहुत एवरेज वाले क्वेश्चन है इसमें, करो फटाफट। अरे क्या हो गया तुम लोग, क्या वो नहीं बनाया ना ये 35 क्वेश्चन ही नहीं बना भाई। सर बना रही हूँ, रुको, ये तो बन गया, ये बना रही हूँ ताश वाला। कितना टाइम लगेगा क्या? हो गया 35 और 36 हुआ है। और किसी से नहीं बना? देखो इधर, अभी इसका दो तरीके मैंने डायरेक्ट उधर भी सिखाया था। ये देखो 13 जो है 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है। भाई 39 है, सोचो मैंने कितनी बार बताया था। अब देखो 39 है तो ये 37 35 और अभी 5 संख्याओं का तो ये बीच वाली संख्या होगी तो 2 इधर होगी 2 इधर होगी, 41 43। अब ये जो है प्रथम 5 संख्या आ गई है, माध्य 39 तो सभी 13 संख्याओं का माध्य, तो 13 संख्या निकाल लो अब आगे। अब देखो 13 संख्या आगे आएगी तो बस सबाई की बात है, 6 इधर होगी 6 इधर होगी, तो 6 इधर देखो 3 2 5 5 से 30 निकाल लो 45, ठीक है। और सबाई की बात है अगली कौन सी होगी 47, यही जो है उसका आंसर होगा, खत्म बात। अब इसमें क्या करना था जब मैं उधर नोट्स में पढ़ाया था तुम लोगों को? सर क्या तो उसमें क्या था 39 है, 37 है, ये पांचवी संख्या की याद रखो। दूसरी बात 5 संख्याओं का माध्य कौन सी होगी, तीसरी संख्या होगी। तो ये देखो 35 ये तीसरी संख्या है ही, और यहाँ पे 41 43। अब 13 संख्याओं की माध्य क्या होगी, 7वें नंबर की संख्या होगी। तो ये देखो 3 2 5 5, ये 45 6 7 कितने आएगी 47, आंसर 47। अच्छा सर ना विषम को मैं ये समझ रही थी जैसे 45 है सर कि वो विषम अविभाज्यवादी आ जाएगी। उठा कर फेंक दूंगा तो मैं अभी तो मैं इसलिए कंफ्यूज थी। कंफ्यूज रहो तो फिर क्या हो गया, ये वाला फिर से एक बार समझा दीजिए। देखो ध्यान से समझो। देखो ये बोला प्रथम 5 संख्याओं का माध्य, याद करो मैंने जब उधर कराया था। जैसे अगर मान लो कि क्रमागत संख्या होती है 3 4 5, तो इनका जो है अगर औसत निकालोगे तो यही आएगा। आप करके देख लो, ठीक है, वैसे कर लो ऐसे भी कर लो। तो वही सेम चीज़ अगर सेम सम संख्या रखी 2 4 6 8 10, इनका भी निकालोगे तो ये वाली जो है यही संख्या इनका एवरेज आएगा। तो विषम संख्या को अभी यही सेम चीज़ होता है, याद करो मैंने नोट्स में जब पढ़ाया था ये बताया था। तो ये बोला प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है, तो इसका मतलब तीसरी संख्या है ये 39। तो इससे पहले 2 संख्याएं होगी, इसलिए 35 और 37, और इसके आगे भी 2 संख्या होगी 41 और 43। अब ये तो अपने को दिया है, आगे बोला तो सभी 13 संख्याओं का माध्य। तो 13 संख्याओं का माध्य को अपने देखो, जैसे 5 संख्याओं का माध्य कौन सी है, तीसरी संख्या है। तो 13 संख्याओं का माध्य मतलब 6 इधर छूट जाएगी 6 इधर छूट जाएगी, बीच में बचेगी 7वें नंबर की। तो 5 ये हो गई, ठीक है। छठी कौन सी होगी 45, 7वीं कौन सी होगी
47, और यही तो मध्य संख्या है 13 का। समझ में आया? तो ये वो इसीलिए तो नोट्स में मैंने बोला था कि वो नोट्स कर लेना, नहीं तो फिर आप ऐसे लगाने जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, ये चीज़ याद रखना। लेकिन इसका आंसर क्या आया था तुम्हारा? 36 का? हाँ, मेरा आया BCF, इसका आया 7 12 7। ठीक है, देखो देखते हैं। 6 लड़के हैं ABCDEF, ताश का एक खेल खेलते हैं। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की एक गड्डी है, सबके पास है। अब देखो वही सेम चीज़ याद करो, वही सेम क्वेश्चन है, ये कितनी बार आ चुका है। सबके पास 10-10 है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। निम्नलिखित में किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या बराबर है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना, वही चीज़ पूछ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ। ऐप जो है 2 पत्ते ए से उधार लेता है, ठीक है। ऐप जो है 2 पत्ते ऐप से उधार लेता है और 5 पत्ते सी को देता है, ठीक है। अब याद रखना यहाँ तक कंप्लीट होता है ऐप के बारे में। तो देखो ऐप जो है 2 पत्ते ए से लेता है तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से फिर ये 5 पत्ते सी को दे देता है, तो सबाइश बात है सी के पास कितने हो जाएगा 15, और इसमें से 12 में से अगर 5 ये दे देता है तो कितने बचा इसके पास 7। समझ में आया? और ए के पास जब ए जो उसको 2 दे देता है कितना बचता है 8। अब आगे देखो, आगे जो है सी जो है 3 पत्ते बी को देता है। अब देखो पूरा पढ़ना फिर उसके बाद में करना, ठीक है। सी जो है 3 पत्ते बी को दे देता है, जबकि बी जो है 6 पत्ते डी को देता है। अब ध्यान से समझना, ये सी जो 3 पत्ते दिया बी को, तो ये तो 12 बच गए। अब बी जो है ध्यान से देखना, बी जो है जबकि बी जो है ये 3 प्राप्त करता है तो 13 हो गया। 13 पर आगे क्या बोल रहा है 6 पत्ते डी को दे देता है, तो आखिरी में कितने बचेंगे 7। तो 6 पत्ते इधर दे देता है, इनके पास कितने हो गए 16, ठीक है। आगे देखो डी को देता, जबकि बी जो है 6 पत्ते डी को देता है और जो है 1 पत्ता ई को बढ़ा देता है। अब ये 1 पत्ता ई को दे दिया तो ये 11 हो गया, यहाँ 15 हो गया, ठीक है। जब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं, डी और ई के पास, देखो डी के पास जो है कितना है, डी के पास 15 है और ई के पास 11 है, ठीक है। डी के पास 15 और 11, हाँ। पास जो है डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर, मतलब योग आपको चाहिए। तो 15 11 26, ठीक है। अब देखो 26 किन किन संख्याओं का योग बन सकता है। अब ये देखो यहाँ पे देखो ABC को जोड़ो, आप ABC जोड़ोगे 8 7 15, 15 और 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 27, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। BCF करो, B 7 7 12 19 19, ऐप कितना 6, जोड़ दो 26 आ गया, आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, सोचो। और कितना इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बार बार। चलो ये करो 40 नंबर क्वेश्चन, देखता हूँ अब पता लगेगा तुम लोगों को। करो 40 नंबर फटाफट। मैं फिर बार बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन वाले ही क्वेश्चन है ये। डी होगा इसका, डी होगा क्योंकि तीनों का अलग दिया, नेहा का भी अलग दिया है, सोनू का अलग दिया, सोनल का निकल ही नहीं रहा। देखो एक परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू को मिले कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक, कुणाल और शंकर को जो मिले कुल अंक है वो रणधीर के अंकों से अधिक है, ठीक है। सोनल को जो है शंकर से अधिक अंक मिले, सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं। नेहा को रणधीर से अंक मिले हैं। और याद रखना जब इस टाइप के बहुत सारे नाम दे दे तो फिर समझ लेना कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। बस सब की बात है तुम, क्योंकि 10 इक्वेशन बनेगी, 10 इक्वेशन सोल्व से नहीं कर पाओगे। अभी देखो नेहा है जो है रणधीर से अधिक अंक मिले हैं,
इनमें सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए। अब देखो ध्यान से समझना, एक तो चीज़ अपने को देखो ना, फिर भी देखो मान लो कि चलो कि आप फिर भी क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो कैसे करो भाई, करना तो पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ से समझो कि देखो नेहा को जो है रणधीर से अधिक अंक मिले, ये तो कंफर्म हो गया, तो रणधीर तो गया काम से, ठीक है, ये चीज़ समझो। अब यहाँ पे देखो सोनल को किससे ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, शंकर से ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ अपने को पता चल रहा है, ठीक है। और मुझे बताओ, जब तक नेहा के बारे में, नेहा का एक ही स्टेटमेंट है, याद करो वही रिलेशनशिप वाले संबंध, भाई जब नेहा का एक ही स्टेटमेंट है, मैं इनके जब इनसे कोई मेरे को मिला के कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो मैं नेहा का कैसे निकाल सकता हूँ कि उसको सबसे ज़्यादा मिले। नेहा का और रणधीर का ही संबंध बताया गया है। दूसरी बात, रणधीर का जो है ये सोनल से कोई संबंध बताया ही नहीं गया है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, याद रखना ये चीज़। जब आपके पास, इसलिए याद रखना हमेशा, जब इस टाइप बहुत ज़्यादा दे दे तो नहीं आएगा आंसर ये भाई, बहुत तो स्वाभाविक सी बात है, जब उसमें एक दूसरे का रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, ठीक है। 49 अपन कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखो 51 भी अपन कर चुके हैं, हाँ ये करो 52 53 करो, 52 और 53 करो। ये 53 जो है ना लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, 52 तो चलो कोई नहीं, परंतु 53 क्वेश्चन तो बनना चाहिए आप लोगों से। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं R&D करवा दूंगा 52 के बारे में। ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये पहले उस पैटर्न का है, ओल्ड पैटर्न का है क्वेश्चन, पर है NCERT का ही क्वेश्चन, याद रखना ये चीज़। जब मैंने NCERT पढ़ाया था तो मैंने बोला था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ते, तो एक आध क्वेश्चन आया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सर 53 तो हो गया, पर 52 में 52 वो जरूरत नहीं है उसका, 53 हो गया ना, 53 जरूर है। 52 का मैं बता देता हूँ, देखो इधर 52, यदि एक प्रतिदेश आंकड़ों के माध्य का बहुलक है तो वितरण क्या होगा। चलो नहीं, तुम लोग ट्रिक लगाओ, इसमें ट्रिक लग रही है, ट्रिक लगा के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन वाले ट्रिक, हाँ दाहिनी और बाईं ओर दे रखा है, सेम सेम, इन दोनों में से कोई एक होगा, चलेंगे, ठीक है। इसका डी है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, मतलब माध्य का NCERT का क्वेश्चन है, तो डी होगा। नॉन क्वेश्चन है, डी होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। यही चीज थी इसमें, मैं वही सोच रही थी। चलो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्री एक्स की आयु, ये किस किस से बना, अरे बनाओ भाई, ये क्वेश्चन तो एज वाले क्वेश्चन मैं फिर 12 बता रहा, आएंगे 2 तो 3 क्वेश्चन आएंगे। ये किसी से बना, नागिना के अलावा किसी से नहीं बनाई। निखिल, निखिल कहाँ भाग गए तुम, निखिल नहीं है क्या? निखिल नहीं है सर, क्लास में भाग गया हो। श्री एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, देखो ध्यान समझना, मतलब प्रेजेंट आयु मैंने माना x, तो 1 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, x - 1, ठीक है, ध्यान से समझना। यदि x की आयु जो है 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, अब ये जो भी कोई संख्या थी उसकी वर्ग थी, जैसे मान लो वो संख्या थी उसका स्क्वायर है ये, ठीक है। आगे देखो, अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाएगी। देखो अब की बार यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा है, यही लॉजिक वाला। अगले वर्ष यह किसी संख्या का जो है घन हो जाएगी,
ठीक है, मान लो किसी संख्या का घन हो जाएगी, उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन से ही करना है, ये चीज़ याद रखना। ऐसे करने बैठोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऑप्शन से ही करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना। अब देखो पहली बात तो याद करो, देखो वही सेम चीज़ है जो उधर लगी थी 2024 में जो लगा है ना, ये सेम चीज़ है 2024 का, ये 2024 का ही सेम क्वेश्चन है, उसमें भी 64 आया था और वही सेम चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से समझना कि अपने पास क्यूब क्या क्या होते हैं, पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो पहले क्यूब देख लो तो उससे आइडिया लग जाएगा। 1 का क्यूब तो एक तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, ठीक है, वो भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान समझना। 3 का क्यूब जो है कितना आता है, 27 आता है, ठीक है। 4 का क्यूब कितना आता है, 64 आता है। अब यहाँ पे एक लॉजिक लगाना, ध्यान से समझना कैसे आंसर आएगा। देखो लॉजिक लगाना इसमें, देखो ये NCERT 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि x की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग था तथा अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि उसकी जो आयु है, रुको अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाएगी, ठीक है, और उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या के घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से देखो, अगर वो 1 साल पहले जाता है तो ये किसी वर्ष पूर्व, अगर x जो एक वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, ठीक है, और अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, सॉरी ये भी देखो, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 आता है। अब ये चीज़ समझनी है आपको। जैसे मान के चलो उसकी प्रेजेंट आयु मान लो कि अगर मानते हैं अपन 4 है, तो 1 वर्ष पहले जो है उसकी जो आयु है किसी संख्या का स्क्वायर थी, तो 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान समझना। अब क्या बोल रहा है कि अगले वर्ष मतलब 1 साल बाद आगे ये जो है किसी संख्या का घन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये किसी संख्या का घन हो जाएगी, जैसे मान लो कि 5 का घन हो गया तो 125 हो गया, या आप यहाँ से भी ले सकते हो, जैसे 3 का भाई आगे जो है 4 थी, ठीक है, और उसके बाद में जो है अगर जो 4 का कितना हो जाएगा, क्यूब 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि उसको न्यूनतम कितने वर्ष उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगर अपने आयु के पुनः किसी संख्या घन होने के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, अगर उसके पास जो है, अब इसमें मिनिमम से मिनिमम केस लेके चलोगे तब उससे इजीली होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम केस लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा आगे चले जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो आयु है, देखो इधर, अगर देखो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो है देखो पहला क्यूब कितना बन रहा है, कि वो अगर उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो 27 बन रहा है ना, तो 27 अगर बन रहा है उसका यहाँ पे, तो ये किसका क्यूब बनता है, 3 का क्यूब बनता है। अब स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे 26 होगी उसकी प्रेजेंट आई, और 25 ये देखो ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। अब इसको स्वाभाविक सी बात है आगे जो है कितने साल और लगेंगे 64 क्यूब बनने के लिए ना, पुनः किसी संख्या घन होने के लिए, तो स्वाभाविक बात है 4 का क्यूब ही आएगा, 4 का क्यूब आएगा तो 64 बनने के लिए। अब इसको 64 में से आप घटाओ कितना, 26 घटाओ 14 6 8 गया, 5 में 2 घटाओगे 3, तो 38 साल लगेंगे उसको पुनः क्यूब बनने के लिए। और मुझे बताओ सेम लॉजिक सेम क्वेश्चन 2024, बस उसने भाषा चेंज किया है, आंसर यही है, आंसर यही है, याद रखना ये चीज़ 64 से ही आता है। समझ में आया? तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ ये ऑप्शन से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, मतलब वो प्रोसेस से नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोचना है कि इसका क्यूब हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है भाई। उसकी एज जो है 1 वर्ष पहले किसी संख्या का स्क्वायर है, तो देखो 25, ठीक है, और जस्ट 1 साल आगे जो है किसी संख्या का घन हो जाती है, और कोई संबंध नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे आगे जाओ आप सोचो कि स्क्वायर कब बनता है, देखो 4 का स्क्वायर 16 बनता है, ठीक है, तो यहाँ मान लो एज मान लो 17 मान लिया, पर क्या 18 जो किसी का क्यूब हो रहा है, नहीं। अब 3 का 9 का वो देखो 10, देखो 10, चलो ये स्क्वायर तो बन रहा है 9, पर क्या 11 किसी का क्यूब बन रहा है 9, तो इसका मतलब आगे ही देखना पड़ेगा। तो आगे देखोगे तो यहीं पे आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ याद रखना। देखो ये क्वेश्चन याद रखोगे तो 2024 का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होता है, याद रखना ये चीज़। यही सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, वो पकड़ पा रहे होगे तो, नहीं पकड़ पा रहे होगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है। छोड़ो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ ये क्वेश्चन करो 68, ये एवरेज का क्वेश्चन है, करो फटाफट।
कौन सा वाला है सर? 68 एवरेज का क्वेश्चन ही है ये। इसमें थोड़ा रेशियो भी लागू हो गया है, जब रेशियो कराऊंगा तब भी ये क्वेश्चन करवाऊंगा, पर अभी एवरेज के हिसाब से करोगे तब भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, एवरेज ही है ये। हो गया हो गया। और एक ही था सर, और भी था। हो गया क्या ये बताओ, हो गया। क्या आंसर आया? हो गया 0.8। सना तुम्हारा क्या आंसर आया? 0.60। हाँ बस यही करो तुम। किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा ये थी। भाई 4 दिन थी तो कितनी टोटल वर्षा कितनी हुई? 1.6। ध्यान से समझो ये चीज़। तो x1 + x2 + x3 + x4, आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा हुई है। मतलब x3 और x4 नहीं, मतलब 5 आखिरी 2 दिन, मतलब 5 उसका छठा ले रहा है, 5 और छठा, ठीक है। तो 6 दिनों की औसत वर्षा 2 है। अब देखो ध्यान समझना, ये x1 + डेड x6 तक आ जाएगा कितना? 3, ठीक है, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3.0, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ चाहो तो इसको माइनस कर लो, तो ये x + x6 की वैल्यू आ जाएगी। x6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.4 आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझो। और यहाँ पे अपने को रेशियो दिया है 4:3। अब ये यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये बना, ये इक्वेशन का भी क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 3x5 बना बराबर जो है 4x6 हो गया। चाहो तो वही चीज़ है, मतलब इसको यहीं रहने दो, x6 की वैल्यू की जगह ये रख दो, तो ये x5 प्लस, ठीक है, x6 की जगह रख दो 3x5, 5वें दिन का चाहिए ना, हाँ, तो 5वें दिन का वैल्यू निकालेंगे अपन, ठीक है, बराबर 1.4, ठीक है। अब ये कर लो, अब इसको देखो वही जोड़ लो, 4 एलसीएम लोगे, ठीक है, 4 उधर तो 4x5 + 3x5 बराबर 1.4। अब देखो ये कितना हो गया? 7x5 बराबर, ये देखो इसको देखो 1.4 ही रहने दो और इंटू 4 रहने दो। ये देखो ये 7 से कट गया, 0.2 बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 आ गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें रेशियो भी पूछ लिया आपसे, एवरेज भी पूछ लिया है, लीनियर इक्वेशन भी पूछ लिया आपसे, तीनों चीज़ पूछ लिया इस क्वेश्चन में। तो क्यों नहीं होना चाहिए, तो इतना इजी क्वेश्चन था। चलो आगे देखो, सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है? ये 72, अच्छा उसका है, नहीं 70 निम्नलिखित प्रश्न, अच्छा नहीं, ये तो ऐसे क्वेश्चन है ना। देखो 72 करो, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 73 तो अपन कर चुके हैं, 72 करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस लगाओ बस। ई और बी में सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता? सी, बी, ए, बी। क्या वो नहीं बना क्या? ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए।
बन गया सर। और कैसे बना? बन गया। देखो किसी पाठशाला में 5 शिक्षक है, A B C D और E। A और B जो है हिंदी तथा इंग्लिश पढ़ाते हैं। भाई लिखते जाओ जो पढ़ाते जा रहा है C D। ये तो पूछा कौन सबसे ज़्यादा विषय पढ़ा रहा है, बस ठीक है। ध्यान देखो A और जो वे हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। C और B जो अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। C और B अंग्रेजी और भूगोल। तो ये जो है B तो पहले से इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इसमें तो कुछ जुड़ा ही नहीं, यहाँ पे बस ज्योग्राफी जुड़ गया है, ठीक है। आगे देखो D और A जो गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये तो भाई पहले से हिंदी पढ़ा रहा था, तो इसमें मैथ जुड़ जाएगा। D के बारे में मैथ और हिंदी जुड़ गया, ठीक है। E और B जो है इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक है। E जो है क्या पढ़ाता है, एक हिस्ट्री पढ़ाता है और फ्रेंच पढ़ाता है। अब देखो ध्यान समझ देना, ये तो है हिस्ट्री भी आएगा यहाँ पे और फ्रेंच भी आ जाएगा, तो ये तो साफ ही पता लग रहा है कौन सबसे ज़्यादा विषय पढ़ा रहा है, बी। इसमें क्या था, चलो ठीक है। कितना हो गया, 9:11 है, 9:30 बजे मिलो, ठीक है। आज करेंगे, आज भागना मत, कल तो फिर भाई ऐसे में टाइम लगेगा, मुझे मत बोलना फिर बाद में, ठीक है। चलो आओ 9:30 बजे। थैंक यू सर।